अब केस लॉस पढ़ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के, फिर उसके बाद सीआरपीसी के, आईपीसी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्ट्रैक्ट के, सबके इम्पोर्टेंट केस लॉस बनाएंगे। ये परीक्षा मंथन वाली बुक से है, इसमें काफ़ी अच्छे लेटेस्ट भी काम के केस लॉस दिए गए हैं। कई केस लॉस मेन सेंसर राइटिंग में काफ़ी काम आएंगे, कई सिर्फ प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बट इसके केस लॉस को पढ़ लें सारे तो एक तरीके से जैसे एविडेंस के पढ़ रहे हैं तो पूरा एविडेंस के हर एक डायमेंशन कवर हो जाता है इन केस लॉस के रिवीजन में। तो इन्हें अब रीड करते हैं। खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। While analyzing evidence on record, the court should not adopt a hyper-technical approach. The court should not reject evidence on minor contradiction. हर प्रोसीजरल लॉ को बोलते हैं ना, प्रोसीजरल लॉ इज़ द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। प्रोसीजरल लॉ हमें जस्टिस करने के लिए मिलाया गया, उसके रूल्स कभी जस्टिस को डिफीट नहीं कर सकते। तो इतना टेक्निकल हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं यूज़ करना चाहिए। कोर्ट को माइनर कॉन्ट्राडिक्शन पे एविडेंस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या वो जस्टिस के लिए ज़रूरी है, उस हिसाब से उसे करना चाहिए। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई द मैक्सिम फैल्सस इन ऊनो falsus in omnibus is not applicable in India. It is duty of court to separate the grain from the chaff. It is duty of court to find the truth. Minor contradiction and omissions in the evidence are to be ignored if there is ring of truth in testimony of witness. तो इसमें इस मैक्सिम की बात की गई है, फॉल्सस इन ऊनो फॉल्सस इन ओमनिबस। इस मैक्सिम का मतलब होता है कि कोई अगर एक बात में फॉल्स है, कि विटनेस की एक बात फॉल्स है, तो मतलब उसकी पूरी बात फॉल्स मानी जानी चाहिए। फिर वो एक चीज़ में अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो पूरा ही झूठा होगा। ये मैक्सिम याद रखना, ये मैक्सिम इंग्लिश लॉ पे एप्लीकेबल है, इंडिया में इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था। इसमें बोला गया था एक कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ग्रेन को चाफ से सेपरेट करे। ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ट्रूथ फाइंड करे। उसने बोला कि माइनर कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहे हैं, ओमिशन हो रहे हैं एविडेंस में, उन्हें इग्नोर कर दो। अगर एक रिंग ऑफ ट्रूथ है विटनेस की टेस्टिमनी में, एक रिंग ऑफ ट्रूथ है तो। पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एम एल वाधवान। एविडेंस ऑब्टेन थ्रू अनडिजायरेबल मीन्स कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज रेलेवेंट। पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एम एल वाधवान में क्या बोला गया था? एविडेंस जो अनडिजायरेबल मीन से आप ऑब्टेन कर रहे हो उन्हें भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या, वो रेलेवेंट होने चाहिए। अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट। डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट विथ हेल्प ऑफ ट्रैकर डॉग इज अ साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं। कूना वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। द एक्सप्रेशन प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड lays down the standard of proof, namely about the existence or non-existence of circumstances from point of view of prudent man. So much so that while adopting the said requirement as an appropriate concrete standard to measure proof, full effect has to be given to circumstances or conditions of probability or improbability. तो इसमें बोला गया था ये जो एक्सप्रेशन है ना, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ले डाउन करते हैं। नेमली किसके बारे में? एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, सर्कमस्टांसेस की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रूडेंट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रूडेंट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में देखेंगे, सर्कमस्टांसेस की, वो बात करते हैं एक्सप्रेशन प्रूव, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। अब ये जो प्रूडेंट मैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि प्रूडेंट मैन रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाता है। आईपीसी में भी अधिकतर कॉन्टेक्स्ट में हम यही देखते हैं कि क्या ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है तो क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो इसी तरह लॉ में आप याद रखना, एक प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार। आर्बिट्रेटर्स हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बट दे आर नॉट बाउंड बाय लॉ ऑफ एविडेंस। गणेश के गुलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रिशिएटेड टू find out what part of it represents the true and correct state of things. It is a function of separating grain from chaff. यह भी हमने ऊपर कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में पढ़ा था ना, कि एविडेंस को आप अप्रिशिएट करो ताकि कोर्ट की ड्यूटी है ट्रूथ फाइंड करने का, तो कोर्ट ताकि फाइंड कर पाए ट्रू और करेक्ट स्टेट ऑफ थिंग। ये फंक्शन एक तरीके से क्या है? ग्रेन फ्रॉम चाफ को सेपरेट करने का फंक्शन है ये। आशीष बाथम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इन सिविल केसेस अ मैटर इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सजेस्ट्स इट।
But in criminal cases, the court requires the proof beyond reasonable doubt. Ronnie versus State of Maharashtra, evidence obtained in investigation of other crimes can also constitute good evidence in any other case provided it is relevant. याद करो पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एमएल वाधवन में क्या बोला था? एविडेंस ऑब्टेन थ्रू अनडिजायरेबल मीन्स कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज़ रेलेवेंट. रोनी वर्सेस में ये बोला है कि दूसरे क्राइम से की इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस मिल गया है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. दोनों का बस एक ही इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए. ये तो पता ही होगा, रेलेवेंसी चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से 55 में बता रखा है कि कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट होते हैं. Bain versus White, Raven and Furnace Junction. The law of evidence is a lex fori which governs the court. R. Jayapal versus State of Tamil Nadu. It is duty of court to separate grain from the chaff. When the chaff can be separated from the grain, it would be open to the court to convict the accused. However, if the grain and chaff cannot be separated, then prosecution version has to be rejected in toto. तो आर जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में यही बोला कि जब को हमने ऊपर पिछले केसेस में पढ़ाई, गणेश के गुलवेर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की कोर्ट की ड्यूटी होती है ग्रेन और चाफ को सेपरेट करने की. ठीक है, जब चाफ मतलब गेहूं से कचरा अलग करते हैं ना, गेहूं के साथ घुन, तो इसमें यही बोला गया कि जब चाफ ग्रेन से सेपरेट किया जा सकता है तब कोर्ट के पास ओपन है कि वो कन्विक्ट कर दे अक्यूज़ड को, इनकन्सिस्टेंसी को इग्नोर करके वो अक्यूज़ड को कन्विक्ट कर दे. लेकिन अगर गेन और चाफ सेपरेट ही नहीं किया जा सकता तब प्रोसिक्यूशन वर्जन को इन टोटल ही आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए कि आप ये सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो कि कितना गलत है कितना इसकी बात सच है, तब पूरा इन टोटल ही उस एविडेंस को आप रिजेक्ट कर दो. राजेश धीमान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. The term reasonable doubt does not mean that the proof be so clear that no possibility of error exists. The evidence must be only so conclusive that all reasonable doubts are removed from mind of ordinary person. It refers to degree of certainty required by court before it can make legally valid determination of the guilt of accused. ठीक है, इसमें भी हाँ ऑर्डिनरी पर्सन, प्रूडेंट मैन, रीजनेबल मैन, उन्हीं टाइप की बात हो रही है. एविडेंस उतना कंक्लूसिव होनी चाहिए कि वो सारे रीजनेबल डाउट हटा दे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन पर्सन के दिमाग से. परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू लीड बेस्ट एविडेंस इन इट्स पोजीशन. फेलियर टू डू सो ऑट टू लीड टू एडवर्स इन्फ्लुएंस. परमिंदर कौर से स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था कि ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो बेस्ट एविडेंस लाएं जो उनके पोजीशन में. ऐसे करने से जो फेलियर होता है उससे उनके अगेंस्ट एक एडवर्स इन्फ्लुएंस जाएगा. प्रोसिक्यूशन के पास ये जिम्मेदारी होती है कि जो बेस्ट एविडेंस है वो लाएं. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कोर्ट ये मान सकता है कि कोई गड़बड़ है, ये उनके खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि अगर आपके पास जो बेस्ट एविडेंस है आप लाएं ना उसे, मतलब अगर मान ले कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला रहा प्रोसिक्यूशन, उसका ओवरऑल एविडेंस क्यों दें. अनलेस वो कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं देता उसके उनके अगेंस्ट एक प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस ही जाएगा कोर्ट के द्वारा. रेलेवेंट फैक्ट्स. Basanti versus State of Himachal Pradesh. When shortly after the murder, person suspected of murder described the absence of the deceased by saying that he had left the village. The court held that statement as part of same transaction and thus relevant. जब मर्डर के कुछ ही टाइम बाद जो पर्सन सस्पेक्टेड था मर्डर का, उसने डिसीज्ड की एब्सेंस कैसे डिस्क्राइब करी, ये बोलते हुए कि उसने विलेज छोड़ दिया है, तो स्टेटमेंट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया, इसलिए रेलेवेंट माना गया. मर्डर करने के बाद जो सस्पेक्टेड पर्सन था उसने बोला कि डिसीज क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो गांव से बाहर चला गया है, तो इसे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना. क्यों? क्योंकि ये उसने मर्डर करा और उसी ट्रांजैक्शन में उसने ताकि इस बात पे ध्यान नहीं जाए कि वो मर्डर पर्सन है कहाँ, हो गायब क्यों, उसने बोला कि वो गांव से बाहर चला गया एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सब एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया, इसलिए इसे रेलेवेंट माना गया. आर वर्सेस फॉस्टर. द विटनेस हैज सीन ओनली द स्पीडिंग व्हीकल एंड नॉट द एक्सीडेंट. The injured person explained him the nature of accident. He was allowed to give evidence of what the deceased said because it was part of res geste. The injured person explained him the nature of accident. He was allowed to give evidence of the deceased because it was part of res geste. तो विटनेस ने केवल स्पीडिंग, अब क्या हुआ, एक गाड़ी ठोक कर चली गई एक आदमी को, वो आधी मरी हालत में परेशान चोट लगे हुए पड़ा हुआ था. अब जो विटनेस था
अब वो विटनेस अगर उसकी बात सुनता है और कोर्ट में बोलता है तो वो तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो तो हियर से एविडेंस है। पर रेस जेस्टे जो होता है वो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी उसे ठोक कर चली गई, अब उसने तो ये एक्सीडेंट देखा नहीं, वो आई विटनेस तो है नहीं, पर विटनेस ने देखी स्पीडिंग गाड़ी से व्हीकल वो जो ठोक के गई वो तेज़ करके भागते हुए से देखा, और उसने जिस विक्टिम है उससे बात करी, विक्टिम ने बोला कि इस गाड़ी ने मैंने ठोक के मारा है। तो ये सब जो होना है ना, ये सब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया कि गाड़ी आती है, उसे ठोकती है, वो जाती है, विटनेस आता है, गाड़ी को जाते देखता है, विटनेस उसे, वो विक्टिम उसे बताता है विटनेस को कि है ना इसने मुझे ठोका है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया, इसलिए से रेलेवेंट माना गया। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अगर मान लो कि वो जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तरह भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 32 में। और जो हियर से एविडेंस है, हियर डाइंग डिक्लेरेशन का भी जो रूल अगेंस्ट हियर से एविडेंस है कि हम हियर से एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसका एक एक्सेप्शन रेस जस्टिस तो है ही, डाइंग डिक्लेरेशन भी उसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर वर्सेस फॉस्टर केस है, बहुत लैंडमार्क केस है। जेंटलिया विजयवर्धना राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फॉर अ स्टेटमेंट टू बी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस एंड कंटेम्परेनियस विद द फैक्ट। If statement is made after the act is over and maker has time for reflection, then it is not relevant. Spontaneous और contemporaneous keywords याद रख लेना कि स्टेटमेंट को अगर आप पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तभी मानोगे जब वो जो एक्ट हुआ है, फैक्ट हुआ है, उससे वो स्पॉन्टेनियस है और कंटेम्परेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब होते ही उसके रिएक्शन की तरह आया, कंटेम्परेनियस मतलब कि उसके साथ में ही वो हो रहा है, उसके एक चेन में ही वो हो रहा है, तभी आप उसे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मानोगे। अगर स्टेटमेंट किया जाता है जब एक्ट ओवर हो जाता है और फिर मेकर के पास उसको रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, रिफ्लेक्शन का टाइम मतलब फिर अगर कोई मेकर उसे स्टेटमेंट का मेकर के पास रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, तो पॉसिबिलिटी आ गई ना कि अब वो मन से भी कुछ बना सकता है, कॉन्कॉक्ट कर सकता है। तब अगर एक्ट ओवर हो गया और मेकर के पास टाइम है रिफ्लेक्शन करने का, तब वो रेलेवेंट नहीं होगा, रेस जस्टे नहीं होगा तब वो। ये था जेंटलिया विजयवर्धना राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। वापस से ये जेंटलिया विजयवर्धना राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश काफ़ी लैंडमार्क केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। द रूल ऑफ रेस जस्टे इज़ एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल दस हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि रेस जस्टे का जो रूल है वो इस जनरल रूल के आगे, जनरल रूल क्या है, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है वो। ये जो तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं एविडेंस एक्ट के, उनमें से एक है, ठीक है। ये तीन मेन प्रिंसिपल दिखा देता हूँ। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, ठीक है। तो इसमें जो ये जनरल रूल है हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, उसका एक्सेप्शन है रेस जस्टे, ये जेंटलिया विजयवर्धना राव। अब क्यों एक्सेप्शन है, इसका क्या रैशनल है, आगे बताया गया है। रैशनल इन मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट एडमिसिबल और फैक्ट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 is on account of spontaneity and immediacy of such statements or facts in relation to facts and issue. रैशनल ये है, हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो इतने स्पॉन्टेनियस हैं, इमीडिएट हैं कि उसमें कॉन्कॉक्ट करने का, उसे फेक करने का वो टाइम या वो मेंटल वो एनर्जी नहीं मिल पाती, समझ लीजिए। तो इसलिए क्योंकि वो इतने स्पॉन्टेनियस हैं और इमीडिएट हैं फैक्ट इन इशू से, तो इसलिए हम उसे एडमिसिबल मानते हैं। इसलिए रेस जस्टे एक्सेप्शन है हियर से जनरल रूल का कि हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है रेस जस्टे। सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो ऊपर बोला गया है वही है इस केस में भी। रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुपर इम्पोज फोटोग्राफ ऑफ डिसीज्ड ओवर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉज एडमिसिबल टू प्रूव स्केलेटन वॉज दैट ऑफ डिसीज्ड, ठीक है। खोपड़ा है, स्केलेटन है, उसके ऊपर फोटो लगाकर ये चेक करने के लिए कि क्या ये डिसीज्ड का स्केलेटन था, ऐसा एविडेंस एडमिसिबल करा गया, ये एडमिसिबल एविडेंस बनाई। अब आगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके काफ़ी सारे केसेस हैं। पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और जादूनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना।
Holding test identification parade is not compulsory. Failure to hold it is not fatal to prosecution case when the accused person were previously known to witness. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होल्ड करना ये कंपलसरी नहीं है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होल्ड नहीं करी आपने, इसमें आपका फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से ये फेटल नहीं होगा प्रोसिक्यूशन केस को. मतलब प्रोसिक्यूशन इस वजह से अपना केस नहीं हार जाएगा. ऐसे केस में खासकर जबकर जो अक्यूज पर्सन थे विटनेस को पहले ही जानता था उन्हें, तो फिर कहाँ इतनी ज़रूरी हुई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होल्ड करना कंपलसरी नहीं है. और ये आप इसके लिए आप कौन से केस याद रखो, पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी और जादूनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. अब्दुल वहीद खान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इट इज़ डिज़ायरेबल दैट आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड सून आफ्टर अरेस्ट इज मेड. ठीक है, ये डिज़ायरेबल है कि जैसे ही अरेस्ट हुआ उसके बाद फटाक से आइडेंटिफिकेशन परेड करवाओ. क्यों? क्योंकि फिर आप जितना टाइम लगा रहे हो उतनी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको देख लें या फिर कोई झूठा स्टोरी गढ़ लें, कुछ भी. ठीक है. हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है इसमें बोला गया द पुलिस हैज़ टू होल्ड आइडेंटिफिकेशन परेड फॉर पर्पज ऑफ इनेबलिंग द विटनेस टू आइडेंटिफाई the properties which are subject matter of the offense or to identify the persons who are concerned with it. Identification parade has following twin objects: to satisfy the investigating authorities that certain persons not previously known to witness or involved in the crime, to furnish the evidence to corroborate testimony of witness before the court. अब देखो आगे ये और आगे जितने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के केसेस आएंगे उसमें पूरा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई अलग से थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ऑब्जेक्ट्स बताए थे आइडेंटिफिकेशन परेड के. क्या ऑब्जेक्ट हैं? पहला तो पुलिस होल्ड करती है आइडेंटिफिकेशन परेड किस लिए, ताकि विटनेस को इनेबल कर सके कि वो आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉपर्टीज़ जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं ऑफेंस के, या आइडेंटिफाई कर सकें पर्सन जो कि कंसर्न्ड है उससे. या तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दो सब्जेक्ट मैटर ऑफेंस की, मान लो कि कोई सूटकेस वगैरह चोरी हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट में से वो अपने सूटकेस को आइडेंटिफाई करें, या फिर उन पर्सन्स को वो आइडेंटिफाई करें इन सब में से जो कंसर्न थे. आइडेंटिफिकेशन परेड के ट्विन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पहला, सेटिस्फाई करना इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को कि सर्टेन पर्सन जो कि विटनेस के द्वारा प्रीवियसली नोन नहीं थे वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये आइडेंटिफाई करना. दूसरा, फर्निश करना एविडेंस टू कोरोबरेट टेस्टिमनी ऑफ विटनेस बिफोर द कोर्ट. विटनेस की टेस्टिमनी को कोरोबरेट करने के लिए कोर्ट के सामने एविडेंस फर्निश करना. सुरेंद्र नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. होल्डिंग आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट कंपल्सरी इवन व्हेन अक्यूज डिमांड्स इट. प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू डू सो. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होल्ड करना कंपलसरी नहीं होता है. अक्यूज्ड एज अ राइट उसे डिमांड नहीं कर सकता है. प्रोसिक्यूशन ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं होगी. मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें टीआईपी के एविडेंशियरी वैल्यू की बात की गई थी. आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ अ वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस. ठीक है, वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है. फेलियर टू होल्ड आइडेंटिफिकेशन परेड इनएडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट. अब है अमरनाथ झा वर्सेस नंद किशोर सिंह. नॉन कंडक्ट ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट बाय इटसेल्फ फेटल टू प्रोसिक्यूशन केस बट विल बी वेड बाय कोर्ट्स व्हाइल कंसिडरिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. तो इसमें भी यही बोला गया अमरनाथ झा वर्सेस नंद किशोर सिंह में कि नॉन कंडक्ट ऑफ टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट नहीं करा जाना, ये अपने आप में फेटल नहीं है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, पर कोर्ट इसे वे करेगा. जब वो कंसीडर कर रहा है केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस तब कोर्ट इसे वे करेगा. मतलब कि कोर्ट इस बात में एक नेगेटिव पॉइंट की शक की तरह ले सकता है या एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकता है कि इन्होंने आखिर क्यों नहीं करवाई, कोई प्रोसिक्यूशन को नुकसान होता है आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने से. पर सिर्फ अपने आप में ये बात कि आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाना ये प्रोसिक्यूशन के केस के लिए फेटल नहीं होगा. ठीक है. अब है राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2020 का केस है. इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं टीआईपी के बारे में और ये काफ़ी काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सब काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर ले रहे हैं इसमें जो टीआईपी पे पॉइंट्स हैं, इसे पढ़ते हैं. आइडेंटिफिकेशन इन कोर्स ऑफ अ टीआईपी इज इंटेंडेड टू लैंड अश्योरेंस टू आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड.
The finding of guilt cannot be based purely on refusal of accused to undergo an identification parade. Supreme Court summarized following principles. पहली बात तो TIP के कोर्स में जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसका इंटेंशन क्या है कि एक अक्यूज की आइडेंटिटी का अश्योरेंस दें. फाइंडिंग ऑफ गिल्ट प्योरली इस बेसिस पे नहीं हो सकती कि अक्यूज ने रिफ्यूज़ कर दिया आइडेंटिफिकेशन पर परेड में जाने से तो इससे उसे गिल्टी मान लो, ये नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने अब काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए, हम पढ़ेंगे. कुछ 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट हम पढ़ेंगे. द पर्पस ऑफ TIP is that person who claim to have seen the offender at the time of occurrence identify them from amongst the other individuals without tutoring or aid from any source. An identification parade, in other words, tests the memory of witness in order for prosecution to determine whether any or all of them can be cited as eyewitness to the crime. अब इसका एक पर्पस काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया कि TIP को कंडक्ट करने का एक पर्पस है कि पर्सन जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऑफेंडर को देखा है उस क्राइम के अकेरेंस के टाइम में, वो उन्हें अदर इंडिविजुअल्स के बीच में से आइडेंटिफाई कर पाएँ बिना किसी और की ट्यूटरिंग की या किसी और के मदद दिए हुए. एक आइडेंटिफिकेशन परेड जो है दूसरे वर्ड्स में विटनेस की मेमोरी को टेस्ट करती है. तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो एक तरीके से विटनेस की मेमोरी टेस्ट करती है ताकि प्रोसिक्यूशन ये डिटरमाइन कर जाए कि इस विटनेस को आई विटनेस की तरह हम लाएं कि नहीं. ये सेकंड पॉइंट, identification parades belong to stage of investigation of crime and there is no provision which compels investigating agency to hold or confer a right on accused to claim a TIP. ये तो ऊपर पढ़ा ही है. इन्वेस्टिगेशन क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में आती है TIP और कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कंपेल करवा दे कि आइडेंटिफिकेशन परेड करवाओ. थर्ड, आइडेंटिफिकेशन परेड्स आर गवर्नड इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 CRPC. 162 CRPC के प्रोविज़न के कंटेक्स्ट में वो गवर्न होती है आइडेंटिफिकेशन परेड. आइडेंटिफिकेशन परेड्स 162 CRPC के कंटेक्स्ट से गवर्न है. 162 CRPC देख लो. स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड. ठीक है. यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस. No statement made by any person to police officer in course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act 1872. Nothing in this section shall be deemed to apply to statement falling within provisions of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act 1872 or to affect provisions of section 27 of the act. Explanation and omission to state a fact or circumstance in statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to contradiction in particular context shall be question of fact. पूरा सेक्शन 162 ही पढ़ दिया लगे हाथों, इसी बहाने रिवाइज हो जाता है. ये थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट है TIP शुड ऑर्डिनरली बी कंडक्टेड सून आफ्टर अरेस्ट ऑफ द अक्यूज सो एज टू प्रिक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूज बीइंग शोन टू द विटनेस बिफोर इट इज़ हेल्ड. ऑर्डिनरली जितने अक्यूज का अरेस्ट होता है उसके सून में ही आप उस TIP को कंडक्ट कर लो ताकि ये पॉसिबिलिटी को हम प्रिक्लूड कर दें, यानी इस पॉसिबिलिटी को हटा दें कि अक्यूज विटनेस को TIP से पहले दिखा दिया जाए. पॉइंट फिफ्थ बोला गया इसमें कि फैक्ट्स विच इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज पर्सन आर ट्रीटेड एज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है. तो आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज पर्सन को जो फैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी अक्यूज पर्सन को, उसे हम रेलेवेंट मानते हैं सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड में तो आइडेंटिटी हम एक्स्टेब्लिश कर रहे हैं और वो सेक्शन 9 में आएगा. सेक्शन 9 में ही TIP हम पढ़ते हैं. सेक्शन 9 है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट.
Fact necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of any thing or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom such fact was transacted, are relevant so far as they are necessary for that purpose. ठीक है, लगे हाथों सेक्शन 9 भी पढ़ लिया. वैसे भी फैक्ट जो नेसेसरी हैं क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, या फिर वो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं ऐसी इन्फ्लुएंस को जो एक फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट सजेस्ट कर रहा है, या फिर वो इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग या पर्सन जिसकी आइडेंटिटी ऑफ रेलेवेंट है. यह आ गया टीआईपी की बात कि वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग या पर्सन जिसकी आइडेंटिटी रेलेवेंट है, और फिक्स द टाइम एंड प्लेस एट विच सच फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट fact happened, or which show the relation of parties by whom such fact was transacted, are relevant as so far as they be necessary for that purpose. ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए कि क्यों वो सेक्शन 9 के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, रेलेवेंट है. ठीक है, क्योंकि इसमें आप ये लाइन देख सकते हो, विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट. 6th point, a TIP may lend corroboration to identification of witness in court if so required. Corroboration कर सकते हैं उससे witness की court में अगर required है तो. 7th, as a rule of prudence, court would generally speaking look for corroboration of witnesses identification of accused in court in form of earlier identification proceeding. The rule of prudence is subject to exception when the court considers safe to rely upon evidence of particular witness without such or other corroboration. ठीक है, तो जो विटनेस है टीआईपी वाला उसको एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस की तरह, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ प्रूडेंस है कि कोर्ट कोरोबोरेशन ढूंढेगी उसके आइडेंटिफिकेशन के, विटनेस के आइडेंटिफिकेशन के अलावा और भी कोरोबोरेशन ढूंढेगी. रूल ऑफ प्रूडेंस इस एक्सेप्शन के सब्जेक्ट है कि अगर कोर्ट को सेफ लगता है कि इस पर्टिकुलर विटनेस के एविडेंस पे रिलाई कर देना चाहिए बिना एविडेंस के कोरोबोरेशन के, तो वो कर लेगी. 8th, since a TIP does not constitute substantive evidence, the failure to hold it does not ipso facto makes the evidence of identification inadmissible. ठीक है, क्योंकि वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है तो उसको होल्ड करने से फेलियर इप्सो फैक्टो आइडेंटिफिकेशन का एविडेंस भी इनएडमिसिबल नहीं हो जाता अपने आप. इप्सो फैक्टो मतलब उससे अपने आप. 9th, weight that is attached to such identification is matter to be determined by the court in circumstances of the particular case. अब देखो टीआईपी सब्सटेंटिव एविडेंस तो नहीं है, पर उसको कितना वेट अटैच करना है ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, वो केस के पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखेगी. कोर्ट इन फैक्ट मे इन कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस डिटरमाइन वेदर एन एडवर्स इन्फ्लुएंस शुड बी ड्रॉन अगेंस्ट द अक्यूज फॉर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन टीआईपी. कोर्ट जो है इन फैक्ट कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस में डिटरमाइन कर सकता है कि क्या हम अक्यूज के अगेंस्ट एक एडवर्स इन्फ्लुएंस लें इस बात पे कि वो टीआईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. However, court would look for corroborating material of substantial nature before it enters a finding in regard to the guilt of the accused. However, जो है कोर्ट corroborating material देखेगी substantial nature का before वो enter करता है finding में in regard to guilt of the accused. ठीक है, अब ये आखिरी केस है, चुंथुराम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन एविडेंस इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, ये सब ऊपर बोला गया. इट कैन बी ओनली यूज फॉर पर्पज ऑफ कोरोबोरेशन व्हेन आइडेंटिफिकेशन आर हेल्ड इन पुलिस प्रेजेंस, रिजल्टेंट कम्युनिकेशन टेंटामाउंट टू स्टेटमेंट मेड बाय आइडेंटिफाइड टू पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दे फॉल विद इन एम्बिट ऑफ सेक्शन 162 के एम्बिट में आते हैं, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बोला गया और वो 162 से प्रोवाइड करता है. अब आगे केसेस जानने से पहले टीआईपी का जो सेक्शन है सीआरपीसी में वो भी रीड कर लेते हैं. हमने सेक्शन 9 देख लिया, सेक्शन 162 देख लिया टीआरपी से रिलेटेड, टीआईपी सॉरी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड में 54A भी देख लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड. Where a person is arrested on charge of committing an offence and his identification by any other person or persons is considered necessary for purpose of investigation of such offence, the court having jurisdiction may, on request of officer in charge of police station,
डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन और पर्सन्स इन सच मैनर एज द कोर्ट में डीम फिट। जब कोई पर्सन अरेस्ट किया गया एक ऑफेंस कमिट करने के चार्ज में और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है किसी दूसरे पर्सन या पर्सन्स द्वारा वो नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, तो कोर्ट जिसकी जुरिसडिक्शन है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट कर सकता है उस पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है वो सब्जेक्ट करे अपने आप को टीआईपी पे, आइडेंटिफिकेशन पे किसी भी पर्सन या पर्सन्स द्वारा जो कि कोर्ट को ठीक लगता है किसी भी मैनर में। प्रोवाइजो भी हैं दो, उन्हें भी फटाफट पढ़ लेते हैं। इफ़ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस under the supervision of judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identify the person arrested using the method that person is comfortable with। प्रोवाइजो में बोला गया कि अगर पर्सन जो आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो प्रोसेस जो है आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, टीआईपी में तो अक्यूज्ड होगा, अरेस्टेड पर्सन होगा, पर जो आइडेंटिफाई करने वाला है अगर वो जो है मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये जो प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन की ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा ये देखने के लिए कि वो जो पर्सन है वो ऐसे मेथड से आइडेंटिफाई कर रहा है जिससे वो कंफर्टेबल है। मान लो कि अगर वो अंधा है तो अंधे जिस मेथड से कंफर्टेबल होंगे आइडेंटिफाई करने से उस तरह आइडेंटिफाई करेगा, वो सबको छू छू के देखा जो भी है, ठीक है। Provided further that if person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed। तो अगर जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीडियोग्राफ्ड होगी। आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं वो अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू।